राजनीति जिस तरह से संभावनाओं और विकल्पों का खेल है, उसी तरह से प्रतीकों का भी है। और इसकी संभावनाएं अभी सबसे ज्यादा फल फूल रही हैं 400 विधानसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में, जहां 2027 के मार्च अप्रैल में विधानसभा चुनाव होने हैं। जब से हमने राजनीति की थोड़ी समझ विकसित की है, तब से यह सुना है कि दिल्ली का रास्ता हमेशा यूपी से ही होकर गुजरता है। खैर, अभी उतनी आगे की बात नहीं करेंगे, फोकस करते हैं उत्तर प्रदेश और विधानसभा चुनाव पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों बजट में एक ऐसी घोषणा की जिससे एक बड़ा संदेश देने की बात कही जा रही है। इस घोषणा का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर किसी जनता को तो कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन भाजपा और योगी आदित्यनाथ को जरूर हो सकता है। जैसा कि हमने कहा कि राजनीति प्रतीकों का खेल है, तो विधानसभा चुनाव से पहले आखिरी पूर्ण बजट में योगी आदित्यनाथ ने डॉक्टर अंबेडकर, वाल्मीकि और संत रविदास की मूर्तियों के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि समाज कल्याण विभाग को आवंटित करने की बात कही है। यह राशि इन तीनों महापुरुषों की मौजूदा मूर्तियों के रेनोवेशन, ब्यूटिफिकेशन, विकास और सुरक्षा के लिए आवंटित की गई है। आखिर योगी आदित्यनाथ इस हेवी बजट के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या इसका मकसद बिल्कुल अराजनीतिक है या अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को चुनौती देना? इस वीडियो में हम इन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषिकेश और आप देख रहे हैं खबर गांव। उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 फरवरी 2026 को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया था। चुनाव से पहले यह आखिरी पूर्ण बजट था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने यह बजट पेश किया। इस बजट में समाज कल्याण विभाग को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संत रविदास और महर्षि वाल्मीकि की मौजूदा मूर्तियों या प्रतिमाओं और उनसे जुड़े स्मारकों या पार्कों के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, विकास, सुरक्षा और संरक्षण के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित की गई। सरकार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य इन महापुरुषों की प्रतिमाओं को मौसम, तोड़फोड़ या अन्य क्षति से बचाना है। बजट चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत और इन महान व्यक्तियों के सम्मान से जोड़ा। उन्होंने कहा कि ये महापुरुषों के सम्मान और उनकी याद को सुरक्षित रखने के लिए बेहद जरूरी है। कई लोगों ने सरकार के इस कदम को सराहा कि उन्होंने दलित एवं पिछड़े वर्ग के प्रतीकों का सम्मान किया। वहीं इसकी आलोचना भी हुई कि सरकार को स्वास्थ्य और शिक्षा पर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। अब थोड़ी इसकी प्रक्रिया जान लेते हैं। तो जिला स्तर पर समाज कल्याण अधिकारी इन सभी स्थानों की सूची बनाएंगे। स्थानीय लोग, संगठन या कार्यकर्ता अपने जिले के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करके प्रस्ताव भी दे सकते हैं और उसी आधार पर प्रस्ताव को स्वीकार कर टेंडर निकाला जाएगा और आगे फिर काम शुरू की जाएगी। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा है कि ये घोषणाएं मुख्य रूप से दलित और पिछड़े समुदायों के प्रति सम्मान दिखाने और उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से की गई है। वहीं आलोचक इससे वोट बैंक राजनीति मानते हैं, मगर सरकार की तरफ से इसका मुख्य कारण बताया गया कि कुछ असामाजिक तत्व मूर्तियों को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सरकार प्रतिबद्ध है कि सभी प्रतिमाओं को संरक्षित किया जाए। मगर जिस तरह से 500 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है और बजट में सिर्फ अंबेडकर, वाल्मीकि और रविदास का जिक्र है, तो राजनीतिक विश्लेषक इसे अखिलेश यादव की पीडीए राजनीति को चुनौती देना भी मान रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार परवेज अहमद इसे चुनाव से प्रभावित फैसला बताते हैं कि हर पार्टी चुनाव से पहले ऐसे कदम उठाती है। योगी आदित्यनाथ भी वही कर रहे हैं। वो एक मैसेज यह भी देना चाह रहे हैं कि जाति से ऊपर सभी सनातनी है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार भी अभी एक का ये फाइनल बजट था, मुझे लग रहा है 27 के वो चुनाव में जाएंगे, तो उसके बाद उससे पहले कोई अब बजट पेश नहीं होगा। सप्लीमेंट्री बजट जरूर आ सकता है। तो उधर एक तरफ जो है दलितों के आराध्य का विषय बना हुआ है, अखिलेश यादव पीडीए की पॉलिटिक्स करते हैं, तो वो पीडीए की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ये सरकार बताना चाहती है कि हम जो है हमारे साथ सनातन हिंदू और हम सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते पर चलना चाहते हैं। ये पूरा जो बजट किया है उन्होंने अंबेडकर स्मारक के लिए और दूसरे स्मारकों के लिए, ये उसी का एक हिस्सा है। और थोड़े दिनों बाद वो अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा वो दिखाई भी देगा कि वो इसीलिए ये काम किया गया है। राजनीतिक विश्लेषक सत्येंद्र सिंह कहते हैं कि चुनावी साल है तो हर चीज को वोट बैंक से जोड़ दिया जाता है, लेकिन ऐसा करने से इन फैसलों के मायने हल्के हो जाते हैं। सरकार का यह फैसला पीडीए फैक्टर का काउंटर नहीं है, बल्कि यह मैसेज देना है कि रविदास और वाल्मीकि हिंदू धर्म के बड़े महापुरुष रहे हैं। बनारस के रहने वाले संत रविदास के शिष्या राजपूत जाति से आने वाली मीराबाई थी, जो कृष्ण की उपासक थी। इसके अलावा मेवाड़ राजघराने के लोग भी उनके शिष्य बने थे। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में लवकुश का जन्म हुआ था। वाल्मीकि ने रामायण लिखी, जिससे प्रतीत होता है कि वो किसी जाति से पहले हिंदुओं की आस्था से जुड़े हुए हैं।
इन दोनों महापुरुषों को जब आप देखते हैं तो इनका सम्मान अगड़ी जाति के लोगों में भी बराबर था। योगी आदित्यनाथ ने इन महापुरुषों के लिए ये कदम उठाकर हिंदू धर्म की सभी जातियों के बीच एक सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया है। मगर ऐसा नहीं है कि इस बजट से ही प्रतीकों की राजनीति चल रही है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ ने अन्य जातियों से आने वाले और इतिहास में अपनी जगह स्थापित करने वाले महापुरुषों के लिए भी मूर्ति लगाने की बात कही थी। इसी महीने फरवरी 2026 में उन्होंने आगरा के मीना बाजार में छत्रपति शिवाजी की मूर्ति लगाने की घोषणा की थी। उन्होंने विधानसभा में और सार्वजनिक बयानों में भी कहा कि मीना बाजार मुगल काल में हिंदू बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ के लिए बनाया गया था, इसलिए वहां अब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक बनाया जाएगा जो उनके पराक्रम और हिंदू सम्मान की रक्षा का प्रतीक होगा। साथ ही आगरा में मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम किया गया है और शिवाजी महाराज से जुड़ा एक बड़ा स्मारक या फिर संग्रहालय प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ ने 10 जून 2025 को बहराइच में महाराजा सुहेल देव राजभर की मूर्ति का भी अनावरण किया था। इस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार शेखर त्रिवेदी से भी बात की। ये एक हमारे यहाँ अब उत्तर प्रदेश में परिपाटी चल गई है कि जहाँ जिस तरीके का वोट बैंक है वहाँ के प्रोमिनेंट शख्सियत की आप उस तरह से मूर्ति लगाएंगे। मूर्ति लगाने के बाद उस जगह के लोगों को उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता हुआ दिखाएंगे तो उनके जहन में भी एक आत्मविश्वास पैदा होगा और उस आत्मविश्वास के सहारे कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति को साधा जाएगा। उत्तर प्रदेश में इसकी जो बड़ी शुरुआत हुई वो 2007 में हमें तब देखने को मिली जब मायावती का शासन आया, पूर्ण बहुमत के साथ में उनकी सरकार थी और यही वो समय था जब राजधानी लखनऊ में एक तो अंबेडकर ग्राम बनाए गए तो अंबेडकर की मूर्तियां लगी, एक तो वो चीज हुई। उसके अलावा जो दूसरी बड़ी चीज हुई वो लखनऊ में ही लक्ष्मण देव की मूर्ति लगी। शेखर त्रिवेदी बताते हैं कि प्रतीकों की राजनीति कुछ इस कदर बढ़ गई है कि अब उन महापुरुषों की भी जयंती मनाई जाने लगी है जो किसी एक राज्य तक सीमित रहती थी। देखिए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, पीडीए का मतलब हुआ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो पिछड़ों की राजनीति, पिछड़ों में भी बहुत सारे जो नायक हैं उनका भी जिक्र आ रहा है। आदिवासियों का भी, जैसे बिरसा मुंडा की अब जयंती मनाई जा रही है। मेरे ख्याल से इससे पहले जो पिछली पीढ़ी है उसने बिरसा मुंडा का कोई नाम तक नहीं सुना। कम से कम यूपी और गुजरात और राजस्थान जिस तरीके से अखबारों में विज्ञापन निकलते हैं नाम तक नहीं सुना होगा। अब आते हैं पीडीए की उस राजनीति पर जिसकी बात हम पहले कई बार कर चुके हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को केंद्र में रखते हुए सपा ने यह चुनाव लड़ा था। वो इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के साथ मिलकर यह चुनाव लड़ी थी। सपा ने 62 सीटों पर लड़कर 37 सीटें जीती थी। लोकसभा चुनाव में यह सपा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 2004 में 36 सीटें जीतने का रहा था। पीडीए फॉर्मूला समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गढ़ा गया एक सामाजिक और चुनावी राजनीतिक फॉर्मूला है जिसका पूरा नाम पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है। पिछड़े में ओबीसी समुदाय जिसमें यादव के अलावा नॉन यादव ओबीसी जैसे कुर्मी, लोधी, कौरव, राजभर, मौर्य आदि शामिल हैं। यह सबसे बड़ा वोट बैंक है। यूपी में ओबीसी मतदाता कुल 40 से 45% है। दलित यानी कि अनुसूचित जाति, इसमें मुख्य रूप से जाटव, पासी, कोरी आदि जातियां आती हैं। यूपी में दलित 21 से 22% हैं जो परंपरागत रूप से बीएसपी के वोटर रहे हैं, जिसे सपा ने 2024 लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे से साधा था। तीसरा, अल्पसंख्यक, मुख्य रूप से मुस्लिम्स। अन्य अल्पसंख्यकों को जोड़कर यूपी में अल्पसंख्यक वोटर्स 19% हैं। यह सपा का पुराना वोट बैंक एमवाई समीकरण का हिस्सा है। अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में नॉन यादव ओबीसी को 27 टिकट दिए थे, बल्कि यादव और मुस्लिम्स को क्रमशः 5 और 4 सीटें, जिनमें 2 सीटों पर खुद अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ी थी। यह फैसला सपा के लिए बहुत चैलेंजिंग था, मगर इससे गैर यादव ओबीसी जातियां सपा के पक्ष में गुलबंद हुई थी। अखिलेश यादव ने इसे पीडीए ही एनडीए को हराएगा के नारे के साथ पेश किया था। यह फॉर्मूला सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा, आरक्षण बचाने, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर आधारित है ताकि ये समुदाय एकजुट होकर बीजेपी के सबका साथ सबका विकास या फिर हिंदुत्व के नैरेटिव का मुकाबला कर सके। अखिलेश यादव ने घोसी उपचुनाव से पहली बार जून 2023 में सार्वजनिक रूप से अब की बार पीडीए सरकार का नारा दिया था। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी अखिलेश यादव इसी फॉर्मूले और नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं भाजपा के अंदर 2024 के नतीजों से एक डर बना हुआ है।
2019 में भाजपा ने 62 सीटों पर अकेले जीत दर्ज की थी, मगर 2024 में वो सिमटकर 33 पर आ गई। भाजपा को कहीं ना कहीं यह लगता है कि यूपी के अंदर पीडीए फॉर्मूले की स्वीकार्यता ज्यादा है। सपा जिस फॉर्मूले पर आगे बढ़ी, भाजपा उसी से डेविएट हो गई, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ा था। उन्होंने अगड़ी जातियों को बहुतायत में सीटें दी थी, तो उस एक्सपेरिमेंट को योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव में बिल्कुल भी नहीं दोहराना चाहते हैं। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने इस काम के लिए समाज कल्याण विभाग को 500 करोड़ रुपए की भारी भरकम बजट आवंटित की है। अब यह देखना अहम होगा कि किसी वेलफेयर स्कीम की जगह प्रतीकों के तौर पर इतना भारी बजट योगी आदित्यनाथ को कोई लाभ पहुंचा पाता है या फिर नहीं। ये सब भविष्य के गर्भ में ही छिपा हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी सर्वेश ने। जुड़े रहिए खबर गांव के साथ। नमस्कार।